हेलो एवरीवन, ASP.NET वेब एपीआई के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रेस्ट के बारे में। रेस्ट क्या होता है, इससे जुड़ी रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होते हैं, इसकी गाइडलाइंस क्या होती हैं, सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। ASP.NEट वेब एपीआई जो फ्रेमवर्क है, बेसिकली ये जो यूज़ होता है रेस्टफुल वेब सर्विसेज या फिर वेब एपीआई बनाने के लिए। तो रेस्ट का कॉन्सेप्ट हम लोगों को समझना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम लोग जो है वो रेस्ट को कवर करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको लगता है कि वीडियो किसी और के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो उसके साथ शेयर भी कीजिए। तो रेस्ट जो है उसकी फुल फॉर्म होती है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफ़र। और हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और इससे जुड़ी और चीज़ों को जो है एक्सप्लोर करते हैं। तो रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफ़र, तो यहाँ से जो है ये बन जाता है आपका रेस्ट। और जो भी सिस्टम रेस्ट को फॉलो करता है, रेस्ट की कन्वेंशन को फॉलो करता है, उसको हम लोग बोलते हैं रेस्टफुल सिस्टम। अब अगर आपका एपीआई जो है वो अगर रेस्ट के कन्वेंशंस को फॉलो करता है तो हम उसको बोल देते हैं रेस्टफुल एपीआई। ठीक है, अगर ये एपीआई जो है वो वेब एपीआई है तो वो हो जाती है रेस्टफुल वेब एपीआई। ठीक है, अब ये जो रेस्ट आपका है ये एक आर्किटेक्चरल स्टाइल है, ये कोई प्रोटोकॉल नहीं है। ठीक है, तो प्रोटोकॉल जो है बेसिकली वो आपका सेट ऑफ रूल्स होता है जो आपको फॉलो करना ही करना पड़ता है। बट ये जो आपका रेस्ट है ये एक आर्किटेक्चरल स्टाइल है, इसमें आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस और गाइडलाइंस दी हुई हैं, उनको अगर आप फॉलो करोगे तो आप जो है वो एक रेस्टफुल सर्विस जो है वो बना पाओगे। बट अगर आप उन गाइडलाइन को नहीं फॉलो करते हो तभी भी आपका जो एपीआई या फिर सर्विस है वो बनेगा, बट वो रेस्टफुल नहीं होगा। तो ये एक आर्किटेक्चरल स्टाइल है, इसको हम लोग जो है वो रेस्टफुल सिस्टम्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जब कोई क्लाइंट जो है वो एक रिक्वेस्ट करता है रेस्टफुल एपीआई को, तो क्या होता है रिस्पांस में उसको क्या मिलता है, रिस्पांस में उसको मिलता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट ऑफ रिसोर्स। तो जो रिसोर्स होता है उसकी एक स्टेट का रिप्रेजेंटेशन मिलता है, और जो रिक्वेस्टेड एंड पॉइंट होता है उसको वो रिस्पांस जो है वो आ जाता है। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमारे पास एक एम्प्लॉय का एंड पॉइंट है जो एम्प्लॉय की डिटेल लेके आता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारे डेटाबेस में जो एम्प्लॉय टेबल यहाँ पर होगी, और जिस समय इसने ये रिक्वेस्ट यहाँ पर भेजी है, ठीक है, जब ये रिक्वेस्ट भेजी है तो यहाँ पर एम्प्लॉई का जो यहाँ पे डेटा है उसकी जो भी स्टेट है वो स्टेट यहाँ पर ट्रांसफ़र होके आ जाएगी। उसके बाद अगर यहाँ पे कोई चेंज वगैरह होता है तो वो चेंज जो है आपको नेक्स्ट रिक्वेस्ट में मिलेगा, इस रिक्वेस्ट में नहीं मिलेगा। तो क्या होता है कि एक स्टेट ट्रांसफ़र करता है उस पर्टिकुलर रिसोर्स की उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के लिए, और ये जो ट्रांसफ़र होकर रिस्पॉन्स कहाँ जाता है, रिक्वेस्ट जो रिक्वेस्ट करता है एंड पॉइंट, उस एंड पॉइंट को रिस्पॉन्स मिलता है। राइट, उसके बाद में जो हमारा ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट ऑफ रिसोर्स होता है ये आपका डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में डिलीवर किया जा सकता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आपको किस फॉर्मेट में डेटा चाहिए। तो आप जेसन में ले सकते हो, एक्सएमएल में ले सकते हो, एचटीएमएल में भी ले सकते हो, और प्लेन टेक्स्ट में भी ले सकते हो। बट जो आपका जेसन है जिसको कि हम बोलते हैं जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ये जो है वो पॉपुलर फॉर्मेट है, इनफैक्ट मोस्ट पॉपुलर फॉर्मेट है, और ये जो है इंटरनेट पे डेटा इंटरचेंज के लिए यूज होता है। और ये पॉपुलर इसलिए है क्योंकि ये ह्यूमंस और कंप्यूटर्स दोनों के द्वारा रीड किया जा सकता है, लाइट वेट होता है एज कम्पेयर टू एक्सएमएल, कम बैंडविड्थ चाहिए होती है, तो इसलिए जो है हमारा जेसन जो है वो यूज होता है ज़्यादा। आपकी जो स्टेट ट्रांसफ़र या फिर जो रिसोर्स की स्टेट ट्रांसफ़र होती है रिस्पांस में, उसके लिए जेसन यूज करते हैं, या फिर रिस्पांस के लिए हम लोग जो है वो जेसन यूज करते हैं। अब हम लोग समझ लेते हैं कि जब हम एक रेस्टफुल एपीआई को कॉल करते हैं तो उसमें जो है हमें क्या क्या डिटेल्स प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर आपके दो मेन पार्ट होते हैं, एक आपका होता है हेडर सेक्शन और दूसरा होता है आपका पैरामीटर्स। तो क्या होता है कि जो हेडर आपका होता है, हेडर्स एंड पैरामीटर जो है वो आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स में। ठीक है, और जो भी आपके मेथड होते हैं वो आपके बने होते हैं रेस्ट का कन्वेंशन फॉलो करके। तो उन पर प्रॉपर जो है एक वर्ब लगी होती है कि आप जो है वो उसको गेट करना चाहते हो, कि पोस्ट करना चाहते हो, कि पुट करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, वो एक मेथड जो है वो वहाँ पे डिफाइन रहता है। और जब आप वहाँ पर एक HTTP रिक्वेस्ट डालते हो तो क्या होता है कि जो रिक्वेस्ट का मेटा डेटा होता है, ठीक है, वो आपका हेडर्स में रहता है मेटा डेटा। और वो मेटा डेटा क्या कंटेन करता है, ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड डिटेल्स, जैसे कि आप जो है वो उस पर्टिकुलर रिसोर्स को यूज करने के लिए जो है वो पहले आपको ऑथेंटिकेट करना पड़ता है, और ऑथेंटिकेट करने के बाद अपने आप को आपको ऑथराइज करना पड़ता है कि आप ऑथेंटिकेट होने के साथ साथ उस रिसोर्स को
यूज करने के लिए ऑथराइज भी हो, और आपको जो प्रॉपर यूआरएल होता है वो आपको वहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ता है रिक्वेस्ट करते टाइम। और उसके बाद में कैशिंग की अगर आपने वहाँ पे टेक्निक यूज़ की है, अगर आप जो रिस्पॉन्स है उसको कैश करना चाहते हो फॉर टाइम बिंग, तो वो भी आपको जो है वो हेडर्स में मिलता है। और कुकी वगैरह आप सेट करते हो तो उसकी डिटेल्स भी आपकी हेडर में रहती हैं, और बहुत सारे जो है वहाँ पर पैरामीटर रहते हैं जिनको कि आप जो है वो हेडर में सेट कर सकते हो। उसके बाद में जब कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो हेडर सेक्शन होता है वो ईच रिक्वेस्ट का हेडर सेक्शन होता है, वो डिटेल्स अपनी डिटेल्स रखता है। तो जैसे आप मान लो कि यहाँ पर आपका जो है एक क्लाइंट है, ठीक है, और यहाँ पर आपकी जो है वो एपीआई है ये, और यहाँ पर ये एपीआई जो है किसी सर्वर पे होस्ट रहेगी, और यहाँ पर जो है आपका वो बैकएंड का सर्वर है। तो जब ये क्लाइंट जो है एपीआई को रिक्वेस्ट भेजता है तो इस जो हेडर यहाँ पे रहते हैं, हेडर में सारी डिटेल्स रहती है, और उसके बाद में एपीआई जो है उसको वैलिडेट करने के बाद में यहाँ से डेटा लाके जो है वो वापस कर देती है। तो जब ये रिक्वेस्ट रिस्पांस की साइकिल कंप्लीट हो जाती है तो जहाँ पे एपीआई होस्ट होती है, ये एपीआई का सर्वर जो है क्लाइंट की तरफ से जो हेडर में डिटेल आती है उनको बेसिकली जो है वो भूल जाता है, उनको एकदम से जो है वो डिस्कार्ड कर देता है। तो हर एक रिक्वेस्ट जो है वो अपनी डिटेल्स लेके जाती है, जो भी आपके हेडर में होते हैं हर एक रिक्वेस्ट में आपको हेडर में डिटेल्स भेजनी पड़ती है। और ये जो कंसेप्ट होता है भूल जाने वाला, इसको हम बोलते हैं स्टेटलेस, क्योंकि जो आपका ये जो रेस्टफुल एपीआई होती हैं ये HTTPS जो है फॉलो करती हैं, और ये HTTP प्रोटोकॉल बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो स्टेटलेस होता है। रिक्वेस्ट कंप्लीट होने के बाद में ये कुछ भी याद नहीं रखता है, सब कुछ जो है वो भूल जाता है, ये कन्वेंशन है। और जब आपका रिस्पॉन्स आता है तो रिस्पॉन्स के साथ आपको स्टेटस कोड मिलते हैं, ठीक है। तो स्टेटस कोड की बात कर लेते हैं। तो जो स्टेटस कोड होते हैं ये आपका जो है वो रिक्वेस्ट से रिलेटेड आपको जो है डिटेल्स प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक जो स्टेटस कोड होता है वो 200 होता है, इसका मतलब होता है ओके। तो अगर आपको आपने रिक्वेस्ट भेजी और वहाँ से अगर आपको 200 मिल रहा है तो इसका मतलब आपकी रिक्वेस्ट जो है सक्सेसफुल हो गई। और ये जो स्टेटस कोड होते हैं ये आपके टेक्नोलॉजी से इंडिपेंडेंट होते हैं। जैसे आप .NET की बात कर लो, जावा की बात कर लो, या पाइथन की बात कर लो, अगर आप एपीआई बनाते हो तो जो 200 है, यहाँ पर 200 है और यहाँ पर 200 है, तो तीनों टेक्नोलॉजी में 200 का मतलब ओके ही होगा, ठीक है। क्योंकि ये रेस्ट का कन्वेंशन है, ये .NET या फिर जावा या फिर उसका कन्वेंशन नहीं है, ये रेस्ट का कन्वेंशन है। तो 200 जो है वो यहाँ भी ओके होगा, यहाँ भी ओके होगा, और यहाँ भी ओके होगा। और 200 जैसे बहुत सारे जो है वो स्टेटस कोड हैं, इनके बारे में हम लोग जो है बात करेंगे। और जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो आपको याद रखने चाहिए, वो उनकी लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। और जो जो कंप्लीट लिस्ट ऑफ जो आपके स्टेटस कोड है उसका मैं आपको लिंक दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके जो है वो देख सकते हैं। तो ये जो यहाँ पर चीज़ें हैं स्टेटस कोड वाली हम लोगों ने देख ली हैं। उसके बाद में जो क्राइटेरिया होता है रेस्टफुल सर्विस बनाने का, वो यहाँ पर मैंने लिस्ट आउट किया, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि जब अगर आप ये क्राइटेरिया फॉलो नहीं करते हो तो आपकी सर्विस जो है वो रेस्टफुल नहीं बनेगी। तो सबसे पहला जो क्राइटेरिया होता है वो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का होता है। जैसा हमने पिछले वीडियो में देखा था, आपके पास जो है वो एक मोबाइल एप्लीकेशन है, ठीक है, और आपके पास यहाँ पर एक जो है वो आपका नेशनल वेदर फोरकास्ट का सॉफ्टवेयर है, ठीक है, और यहाँ पर आपकी एपीआई हैं जो कि आपकी नेशनल वेदर फोरकास्ट ने एक्सपोज करी हैं। तो ये जो है वो आपका क्लाइंट है और ये है आपका सर्वर। और यहाँ जो है आपकी एपीआई एज ए इंटरफेस काम कर रही है। तो मोबाइल जो है उस एपीआई को एक्सेस करता है, मोबाइल एप्लीकेशन, और फिर ये एपीआई सब कुछ ऑथेंटिकेट ऑथराइज करने के बाद और हेडर्स के साथ यहाँ पे जाती है और डेटा पुल करके जो है वो लेके आती है, और वो डेटा जो है रिस्पेक्टिव हेडर के साथ यहाँ पे जो है वो वापस कर देती है। तो आपको जो डेटा है वो मिल जाता है। तो ये जो पहला क्राइटेरिया है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर वाला, ये फॉलो होना चाहिए, तभी आपकी सर्विस जो है वो रेस्टफुल बनेगी। इसके साथ साथ जो दूसरा क्राइटेरिया है आपका वो होता है स्टेटलेस का। तो स्टेटलेस का अभी हमने डिस्कस किया था, उसका मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आपका यहाँ पे क्लाइंट है और यहाँ पर जो एपीआई है और यहाँ पर आपका जो है वो बैकएंड है, तो जब क्लाइंट एपीआई को रिक्वेस्ट भेजता है तो ये हेडर्स में डिटेल्स डालता है, ठीक है। और यहाँ पर ये हेडर की डिटेल एपीआई यूज़ करता है सब कुछ करने के लिए, ऑथेंटिकेट करने के लिए, ऑथराइज करने के लिए, कंटेंट टाइप पता करने के लिए, सब कुछ करने के लिए हेडर्स यूज करता है। और उसके बाद ये जो डेटा है यहाँ से लेके आता है और फिर उसको है वापस कर देता है। उसके बाद में ये जो यहाँ पे सर्वर होता है एपीआई वाला, ये इन हेडर्स को भूल जाता है। रिक्वेस्ट रिस्पांस जहाँ कंप्लीट हुई है साइकिल, ये भूल जाता है। फिर अगर आपको फिर से सेम डेटा चाहिए है तो फिर से आपको हेडर में जो डिटेल्स हैं वो भेजनी पड़ेंगी। अगर आप डिटेल्स नहीं भेजते हो तो एपीआई जो है उसको ऑथेंटिकेट ऑथराइज नहीं करेगा, या फिर जो है वो आपको कोई भी रिस्पांस नहीं मिलेगा। तो ये इसका मतलब होता है स्टेटलेस। जैसे ही आपका रिक्वेस्ट रिस्पांस साइकिल कंप्लीट हुआ तो आपका जो यहाँ पे एपीआई का सर्वर होता है वो सारी की सारी डिटेल जो क्लाइंट भेजता है उनको भूल जाता है, कोई भी डिटेल जो है वहाँ पर स्टोर करके नहीं रखी जाती है।
तो ये है आपका रिक्वेस्ट स्टेटलेस का कॉन्सेप्ट कि कोई भी डिटेल्स जो है वो सर्वर पे आपकी स्टोर नहीं करी जाती है। अगला है आपका कैशेबल। तो जो आप वेब एपीआई बना रहे हो, अगर उसको आप RESTful बनाना चाहते हो तो उसका आउटपुट जो है वो कैशेबल होना चाहिए। अगर किसी को फॉर टाइम बिंग वो आउटपुट कैश करना है तो कैश का मतलब क्या होता है कि जैसे आप यहाँ पे समझ लो ये मोबाइल एप्लीकेशन है, ठीक है, और ये जो है एपीआई को कॉल करता है और एपीआई जो है आपका यहाँ पे बैकएंड सर्वर से डेटा लेके आता है। तो पहली बार जब कॉल होगा तो यहाँ से कॉल जाएगा और यहाँ पे पूरा वैलिडेशन होगा और उसके बाद यहाँ से डेटा पुल होगा, डेटा पुल होकर यहाँ वापस आएगा और उसके बाद में जो है यहाँ पर रिस्पांस मिलेगा। तो ये पूरी साइकिल चलेगी। लेकिन अगर आप डेटा को कैश कर दोगे, ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे सर्वर पे कैश करते हो तो ये एपीआई जो है ये यहाँ तक जाएगी और यहाँ से डेटा लेके लौट आएगी। और अगर क्लाइंट पे आप कैश करते हो तो उसको यहाँ भी जाने की जरूरत नहीं है, वो क्लाइंट पे ही जो है यहीं से ले लेगा डेटा जो भी आपका कैश करके रखा हुआ है। तो इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे फ़ायदा होता है आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। बट कैशिंग जो है आपको सोच समझ के इंप्लीमेंट करनी होती है। हर एक ऑब्जेक्ट को अगर आप कैश कर लोगे, हर एक रिस्पॉन्स को कैश कर लोगे तो आपको जो है वो मेमोरी ज़्यादा रिक्वायर्ड पड़ेगी, उससे आपका सिस्टम जो है वो परफॉर्मेंस उसकी स्लो हो सकती है। तो कैशिंग आप जो है वो उन्हीं ऑब्जेक्ट की या उसी रिस्पॉन्स की करो जिसकी आपको ज़रूरत है और जितने टाइम के लिए ज़रूरत है उतने टाइम के लिए करो। उसके बाद में अगला जो कांस्टेंट है जो आपको फॉलो करना पड़ता है वो है आपका यूनिफॉर्म इंटरफेस बिटवीन कंपोनेंट्स। तो जो आपके डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं उनके बीच में जो है वो यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो इंटरफेस आप मतलब जैसे कि आपको एपीआई बना रहे हो, ठीक है, और आप जब यूआरएल डिज़ाइन कर रहे हो फॉर एग्जांपल, तो वो यूआरएल जो है वो एक एपीआई में सेम पैटर्न उसको जो है फॉलो करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक एंड पॉइंट के लिए एक अलग यूआरएल बनाया और दूसरे एंड पॉइंट के लिए आप एकदम से अलग बना रहे हो। तो आपका जो होस्ट यूआरएल फॉर एग्जांपल जैसे आप बना रहे हो यहाँ पे HTTP और फिर आपका कॉलन स्लैश और जो भी आपका होस्ट नेम है, फिर आप जो है वो API और फिर आपका हो गया जैसे फॉर एग्जांपल B1, ठीक है। तो अगर आप जैसे कि B2 करते हो तो यहाँ तक आपका सेम रहेगा और फिर आपका यहाँ पे B2 हो जाएगा और उसके बाद आपके मेथड नेम हो जाएंगे। तो इस तरह से जो कंपोनेंट के बीच में यूनिफॉर्मिटी है वो बनी रहनी चाहिए कि यूनिफॉर्म इंटरफेस जो है वो होना चाहिए। अब अगर जैसे कि आप यहाँ पे B1 बनाया आपने और उसके बाद में अगर आप ऐसा करते हो कि अगला जो आप बनाते हो यहाँ पे HTTP कॉलन स्लैश और उसके बाद में आपका होस्ट नेम और उसके बाद सीधा आप यहाँ पे B2 कर देते हो, तो आप ये जो यहाँ पे आपने बनाया था API/B1 इसको आप ब्रेक कर रहे हो। यूआरएल में आपके यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी नहीं है दो वर्जन के बीच में। तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि कंपोनेंट के बीच में जो है आपकी यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, ताकि अगर आपका जो कोई क्लाइंट है वो आपकी पुरानी API से न्यू API पे शिफ्ट कर रहा है तो उसको ईजिली पता रहे कि क्या कन्वेंशन फॉलो किए गए हैं। उसके बाद में आपका जो सिस्टम है वो लेयर्ड सिस्टम होना चाहिए। लेयर्ड सिस्टम जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर आपका जो एक लेयर हो गया, फिर आपका एक लेयर हो गया, फिर आपका एक लेयर हो गया, फिर आपका एक लेयर हो गया। सब कुछ एक ही में जो है वो नहीं होना चाहिए, लेयर्ड सिस्टम होना चाहिए अगर आपको जो है रेस्टफुल एपीआई बनानी है। उसके बाद में कोड ऑन डिमांड जो है ये आपका ऑप्शनल है, बट इसका मतलब ये होता है कि आपकी एपीआई जो है वो सर्टेन कोड अगर किसी क्लाइंट को चाहिए है तो वो रिटर्न कर ले। फॉर एग्जांपल अगर जावा स्क्रिप्ट का कोई फंक्शन जो है किसी क्लाइंट को रिक्वायर्ड है तो वो जो कोड है वो आपकी एपीआई रिटर्न कर पाए, बट ये जो है वो ऑप्शनल है। इसको जो है आप स्किप भी कर सकते हो, बट आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपकी एपीआई से कोड जो है वो किसी क्लाइंट को रिक्वायर्ड है तो आप ऐसी एपीआई जो है वो बना पाओ कि वो कोड जो है वो रिटर्न कर पाए। तो ऐसी एपीआई भी जो है आपकी वो रेस्टफुल की कैटेगरी में आती है। तो आपके जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपके कॉन्स्टेंट हैं ये आपके जो है मैंडेटरी हैं, आपको फॉलो करने पड़ेंगे अगर आप जो है वो रेस्टफुल बनाना चाहते हो। और ये जो है वो आपका अगर क्लाइंट की डिमांड है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है तो आप ये भी इंप्लीमेंट कर सकते हो, बट ये जो है वो रेस्टफुल के आर्किटेक्चर में ऑप्शनल रखा गया है। आप इसको अगर इंप्लीमेंट करते हो तो भी ठीक है, नहीं करते हो तो भी ठीक है, बट अगर आपके क्लाइंट की डिमांड है तो आपको जो है वो इंप्लीमेंट करना पड़ेगा इसको, इसलिए इसको यहाँ पे रखा गया है। और ये हमारा जो है वो लेयर्ड आर्किटेक्चर है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने ये कवर किया है कि किस तरह से हम लोग जो है वो समझ सकते हैं कि आपका जो रेस्ट है वो क्या होता है और किस तरह से आप इसको इम्प्लीमेंट करते हो। तो रेस्ट के रिगार्डिंग अगर आपको जो कोई भी क्वेश्चन कंसर्न है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। वैसे सब कुछ हम लोगों ने कवर कर लिया। स्टिल अगर आपको कुछ लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे HTTP वर्क्स के बारे में, स्टेटस कोड के बारे में। तो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच।